चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज क्लास थोड़ा शॉर्ट रहेगा, कुछ अर्जेंट वर्क है एक्चुअली मुझे अभी बाद में, लेकिन एक टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे आराम से उसमें। तो थोड़ा सा कल तक जो किया था उसको मैं बताऊं। अभी तक हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज का वो हमने कर लिया है। साथ में कुछ और जो प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं, प्री रिक्विजिट्स होती हैं, वो हमने फर्स्ट क्लास में की थी। कुछ सेकंड क्लास में हमने जो 38 ओरिजिनल रेमेडीज हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब जो कंपाउंड रेमेडीज है वो जैसे ही आगे रेमेडी आएंगी वो उसके साथ फिर बाद में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अभी उनको बताने का कोई फायदा नहीं। उनको उनके सिम्टम्स के साथ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बताया जाए तभी उसका जो है फायदा है। फिलहाल आज हम डिस्कस जो मैं टॉपिक करूंगा, जो भी कंप्लीट करना है मुझे, फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो भी जाएगा आराम से। वो थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना है कि एक्चुअली इतनी सारी चीजें आप सुनते हैं, व्हीकल के बारे में सुनते हैं, किस में मेडिसिन को डिस्पेंस करें, किस किस तरीके से मेडिसिन को दें, और डाइल्यूशंस क्या हैं, पोटेंसी क्या है, ठीक है, स्केल्स, ये बहुत सारे वर्ड्स जो है हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों को क्लियर हो जाता है जिनका बैकग्राउंड थोड़ा साइंस से रिलेटेड है, या वो चीज़ें उन्होंने समझी हैं, देखी हैं, और कुछ लोगों को क्लियर नहीं हो पाता। तो अभी मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सब लोगों को एक्चुअली क्लियर हो जाए। सबसे पहले माइंड से ये हम निकाल देते हैं क्लास शुरू करने से पहले कि एल्कोहल, ग्लोब्यूल्स, ठीक है, पोटेंसीज, स्केल्स, डाइल्यूशंस, ये होम्योपैथी की देन है। ये बिल्कुल गलत चीज है। होम्योपैथी भी इन चीज को यूज करता है, ये सही वर्ड है। अदरवाइज ग्लोब्यूल किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। मैटी जी ने भी ग्लोब्यूल यूज किए थे, और जो अगर उन्होंने ग्लोब्यूल यूज किए थे तो उन्होंने रेक्टिफाइड स्पिरिट, मतलब अल्कोहल एक्चुअली एथनॉल होता है, तो उन्होंने भी यूज किया होगा। ये 100% है, बिना उसके तो ग्लोब्यूल बनेंगे नहीं। दूसरा बात करते हैं डाइल्यूशन एंड पोटेंसी की। तो ये भी, ये सब जगह यूज होता है। आप देखिए तो एलोपैथी में भी यूज होता है। आप एलोपैथी की फार्मेसी अगर पढ़ेंगे तो वहां पे নামটাই রয়েছে পটেটো डाइल्यूशन टॉपिक होता है। माइक ऑफ দাওনি তো कीजिए सर, माइक ऑफ। तो सब जगह आप जितने भी वैक्सीन्स बनते हैं वो सब क्या है, वो डाइल्यूशन ही तो हैं। मेन कंपोनेंट को डाइल्यूट करते चले जाते हैं, और एक स्केल भी रहता है उसमें। तो ये साइंस की कंपोनेंट है, ना कि किसी पैथी के कंपोनेंट है। इसलिए ये चीज माइंड से निकाल के एक तरफ रख देंगे तो ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अगर दिमाग में वही चीज रहेगी तो फिर समझ में नहीं आएंगी। जैसे अभी जस्ट क्लास से पहले अभी मेरे पास किसी पश्चिम बंगाल से किसी का फोन आया, और शायद उन्होंने मेरी क्लास देखी होगी या किसी ने बताया होगा। और काफी सीनियर हैं वैसे वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि 89 से वो कर रहे हैं। और अब 89 से वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कर रहे हैं तो सीनियर तो देखो है ही। और हम लोग तो पैदा ही 83 में हुए हैं। तो अब लेकिन कुछ चीजें हैं जो, हालांकि स्टार्टिंग में विरोध रहा, अभी मैं थोड़ा सा कन्वर्सेशन बताऊं, लेकिन धीरे धीरे बात सेटल होती चली गई। वो किसी कंपनी की बात कर रहे थे, नाम नहीं लूंगा मैं, कि वो कंपनी के पास सारे प्लांट है, वो विदेश की कंपनी है, वो बाहर की कंपनी है, भारत में सारे प्लांट नहीं है। फिर मैंने बताया सर यूरोप में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिसमें 114 प्लांट होते हैं। एक्चुअली यूरोप बहुत छोटा सा एरिया है जहाँ मैक्सिमम ठंड रहती है, और वहाँ तो भगवान का दिया बहुत कम है, बहुत थोड़ी चीजें वहाँ पैदा होती हैं। हाँ, इंडिया में जरूर मैक्सिमम 114 में से मैक्सिमम प्लांट जो है वो मिलते हैं 70-80 के आसपास। बाकी प्लांट बाहर से लाती हैं कंपनी। ऐसे ही जो बाहर की कंपनी है उसके पास जितने हैं वो ठीक है, बाकी वो भी बाहर से ही मंगाती है। तो ये सब चीजें, फिर मैंने कोशिश की कि सर हमारा विरोध नहीं है किसी के साथ में, हम तो एजुकेटर हैं, एजुकेट कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को बता रहे हैं। मेडिसिन कोई कोई भी यूज करे, हम क्यों किसी कंपनी का नाम लें, किसी को अच्छा बताएं, क्यों किसी को खराब बताएं। तो ये सब बेकार की चीजें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चलती रहती हैं। इनकी वजह से ही जो मान्यता में जो है टांगे अड़ाई जा रही है। खैर छोड़िए, और बहुत सारी बातें हुई, मैंने बात की उनके साथ। हालांकि अ, थे वो कोई जेंटलमैन ही, लेकिन फिर भी वो भी कुछ मेरी बात माने हैं।
स्टार्टिंग में तो हो सकता है वो जुड़े भी हों क्लास में अभी फिलहाल। स्टार्टिंग में तो इंक्वायरी के तरीके से आपने क्या किया, कहाँ से किया, क्यों किया, कब किया। खैर छोड़िए, चलो ये तो सब आते ही रहते हैं, हम लगातार फोन किसी ना किसी पे। तो हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे हमने मेडिसिन समझ ली है, अब बात आती है कि मेडिसिन कैसे अलग अलग कंपनी कैसे बना रही है, वो प्रोसेस भी हमने समझ लिया है, कल मैंने बताया आपको। अब वहां से एक पर्टिकुलर चीज में हमें मेडिसिन मिलती है। एक और चीज को मैं थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं लोग, उसको नहीं करूंगा, कि हर आदमी को क्रूड कुछ लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो कई कंपनी है वो, और फिजिशियन भी खरीद रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी खरीद रहे हैं। और मुझे लगता है वो बहुत घातक है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए। मैं भी कर रहा हूँ, हम जैसे लोग, क्योंकि हम मैं तो होम्योपैथी का फार्मेसी भी पढ़ा है, तो मुझे एक्चुअली पता है सारी चीजें, फार्माकोलॉजी का आइडिया है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेडिसिन प्रिपेयर करते हुए जितनी सारी चीजें ध्यान रखनी होती हैं, अब आप समझिए बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल का फर्क पड़ता है जब आप डाइल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। उस रूम में क्या स्थिति होनी चाहिए, किस तरीके से हमें तैयार करनी चाहिए, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब वहाँ वो उसको यूज कर रहे हैं, तो जो काम कंपनी को करना चाहिए वो थोड़े से बिजनेस के लिए अगर यूज ऐसे दिया जाएगा तो मुझे लगता है वो अच्छा नहीं है। और फिजिशियंस को भी समझना चाहिए, प्रैक्टिशनर्स को, कि ऐसे तैयार करने से बचे, नहीं तो दिक्कत ही होने वाली है। अब खुद सोचिए, अगर किसी ने 5 ml 10 ml क्रूड लिया फिजिशियन ने, तो सारी उम्र उस पर खत्म नहीं होगा वो। लेकिन वो खराब हो गया तो उसकी पेशेंट आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा मामला एकदम। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, और ये सब जो नॉलेज मैं अभी दे रहा हूँ, अभी बताऊंगा, ये सब का आइडिया भी होना चाहिए। ये सब का आइडिया भी होना चाहिए, अभी और भी आगे आएंगी। खैर आज तो, अभी तो मैं कुछ और चीजें निकाल के लेके आया ही हूँ आपके लिए। तो एक स्पेसिफिक चीजों में, हालांकि D1 D2 D3, ठीक है। जैसे कल हमने बताया आपको, मेडिसिन की हमने प्रिपेयर की, तो जो हमें मिला, कुछ लोग उसको टिंचर बोलेंगे, ठीक है, स्पैजरिक टिंचर। स्पैजरिक, ओहो, स्पैजरिक टिंचर बोलेंगे, ठीक है। कुछ क्रूड बोलेंगे, और कुछ लोग डिस्टिलेशन, क्रूड या डिस्टिलेशन को कुछ भी ऐसे समझ के जो भी उन्हें लगता है वो बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली मैक्सिमम लोग फिर उसको, जो जो डायरेक्ट प्लांट से मिलता है उनको, या डायरेक्ट प्लांट को चीजों को फॉर्मुलेशन मिक्स करने के बाद, तो उसको वो एक बार डाइल्यूट करते हैं 1:9 से। और उसके बाद फिर जो निकलता है उसी को वो स्पैजरिक टिंचर बोलते हैं। ये वाली चीज एक्चुअली, या मैं इसको पहले बोलूं कि जो प्लांट से मिला है, प्लांट एक्सट्रैक्ट। आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि वो डाइल्यूट कर रहे हैं या फिर उसको प्यूरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट प्लांट एक्सट्रैक्ट में कुछ चीजें होती हैं जो अलग निकाल जाती हैं। हालांकि एल्केमी वाले बोलते हैं कि हम उस तरीके से ही मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं कि वहां पे वो सारे सब्सटेंस हम उनको ऑलरेडी ही निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप समझिए कि कोई क्रूड हमें मिला है, ठीक है, या कोई टिंचर हमें मिला है, ठीक है, डायरेक्ट प्लांट से, जो फार्मेसी से आपको मिला है, किसी किसी भी कंपनी से आपने मिला है, उसको फिर आगे हम आगे जो है डाइल्यूट करते हैं। अब डाइल्यूट करना क्या है? डाइल्यूट करना है कि भाई किसी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की सब्सटेंस को, उसको किसी व्हीकल में, लिक्विड व्हीकल में उसको डाइल्यूट कर देना, मतलब उसको जो मोलिकुलर डिस्टेंस है उसकी बढ़ा देना। जैसे पानी में चीनी को घोल देते हैं, तो एक्चुअली वो हमने एक डाइल्यूशन ही बनाया। एक ग्लास पानी में 1 चम्मच चीनी घोली है, तो उसकी विस्कोसिटी कुछ और, विस्कोसिटी मतलब वही जो दोनों घोल को मिला के उसकी गाढ़ापन, जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो 1 चम्मच मिलाने से कुछ और होगा, 2 चम्मच मिलाने से कुछ और होगा, 3 चम्मच मिलाने से कुछ और होगा। यही आपको समझना है कि ड्रॉप मेथड और इतनी सारी चीजें जो हम लोग यूज करते हैं। नहीं, कोई नेटवर्क इशू नहीं है, मेरी आवाज सही आ रही है ना सभी को? यस सर। बिल्कुल आ रही है जी सर। सर। हाँ विजय जी, आप देखिए आपकी साइड में कोई प्रॉब्लम होगी, मेरी साइड बिल्कुल ठीक।
तो वो आप ड्रॉप वाइज मेथड देखते हैं तो वहां पे सब चीजें अलग अलग निकल के आती हैं, अभी देखेंगे हम लोग। मैं वही बेसिक क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पहले हमें यही सोचना है कि सब्सटेंस को किसी सोलवेंट में, या ठीक है, डाइल्यूट करना, वही हमारा डाइल्यूशन होता है। ठीक है, जिसे हम सर मोस्टली कई बार ना अल्कोहल में आपकी या आपकी वो डिस्टिल एकदम। वाटर में करते हैं। ठीक है, हमने डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने के बाद फिर एक डायनामाइजेशन का प्रोसेस होता है। हालांकि ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई होम्योपैथी में यूज हुआ था पहले, और उससे पहले भी यूज हुआ है, ऐसा नहीं कि तभी यूज हुआ है। हैनमैन साहब ने भी कहीं से वो अभी मेरे याद नहीं आ रहा है, लेकिन डायनामाइजेशन की एक अपनी थ्योरी है, अपनी पूरी थ्योरी है। और उसको जो है डाउनवर्ड स्ट्रोक देने से चीजें चार्ज होती है, पार्टिकल एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पार्टिकल पे जाके चार्ज। माइक ऑफ कीजिए, किसका माइक ऑन है? ठीक है, और भी पूरी साइंस है इसके पीछे, ऐसा नहीं है। और अभी तक जो लोग मानते थे, इवन क्वेक्स होम्योपैथी को बोलते थे कि भाई ये कुछ नहीं है, इतने वो बोलते थे कि अगर आप 1/9 से भी यूज कर रहे हो तो 10 बार डाइल्यूट करने के बाद मेडिसिनल पार्ट जो है वो जीरो हो जाता है। और जब मेडिसिनल पार्ट जीरो है किसी सॉल्यूशन में, तो वह कैसे काम करेगा? और वही लोग आज जो है क्वांटम फिजिक्स के थ्रू डायनामाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो तीन लोग तो ऐसे हैं जिनकी वीडियो आप देखेंगे, बाकायदा मिलेगी, हेडिंग भी यही है, होम्योपैथी इज ए क्विक। ठीक है, क्विक मतलब झोला छाप वाली जो चीज है, वो जिसका कुछ सॉल्यूशन, जिसका कुछ रिजल्ट नहीं। वो लोग अब सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं ऐसी चीजों को, जो शायद बहुत साल पहले, इतने साल पहले डॉक्टर हैनमैन ने और मैटी जी ने भी, क्योंकि अगर मैटी जी ग्लास ग्लास थेरेपी, हालांकि मैटी जी वाला जो चीज है वो मैं अलग से क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल जो नॉर्मल चीजें अभी चल रही हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ। तो ये डाइल्यूशन हो गया। अब जिस डायनामाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल को आपस में रगड़ने से एक स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी रिलीज होती है। और ये हमने नॉर्मली भी देखा है, जैसे हम सर्दियों में बहुत देखने को मिलेगा आपको, जो गर्म कपड़े हैं जब वो आपस में टकराते हैं तो वहां से जो है स्पार्किंग जैसी चीजें निकलती हैं। इससे पहले भी हमने छोटे थे जब साइंस में पढ़ा था, 6th 7th में भी पढ़ा था, प्लास्टिक को जब किसी सरफेस पे रगड़ा जाता है तो वहां से भी जो है स्पार्किंग, मतलब स्पेसिफिक टाइप की जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। तो जब हम दो ऐसे लिक्विड को आपस में मिलाते हैं, जो दो ऐसे कंपोनेंट को आपस में मिलाते हैं जिनका मोलिकुलर डिस्टेंस अलग अलग है, जिनका मोलिकुलर वेट अलग अलग है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी जिनकी अलग अलग है, जब उनको आपस में रगड़ा जाता है, बिजली भी उसी प्रोसेस से निकलती है, तो एक स्पेसिफिक एनर्जी निकलती है जो अपने सराउंड में जो कुछ होता है उसको उसको वो चार्ज कर देती है अपनी स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी से। यही डायनामाइजेशन है। तो यही एक्चुअली जब जो सॉल्यूशन हमने बनाया दो चीजों को मिक्स करके, जो हमने डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट करने के बाद जब हम उसको शेक कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको स्ट्रोक दे रहे हैं, स्ट्रोक देना जिसे हम बोलते हैं, तो उससे क्या है, वो एक्चुअली वो जो मोलिक्यूल है वो एक स्पेसिफिक एनर्जी से निकल के उस सॉल्यूशन को चार्ज कर देते हैं, जिस जिस वही वही डायनेमिक एनर्जी उसमें होती है, वही क्यूरेटिव इफेक्ट लेके आती है। तो ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है कि ये बिल्कुल साइंटिफिक चीज है, इसमें कोई भी चीज नहीं है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस, बहुत भ्रांति है कि डाइल्यूशन अलग है, पोटेंसी अलग है। पहले आपको डाइल्यूट करना ही होगा तभी पोटेंसी बनेगी, हमेशा ध्यान में रखो। पहले डाइल्यूशन फिर पोटेंसी, दोनों अलग अलग बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक के बाद एक चीजें आती हैं। ऐसा फेसबुक पे भी मेरा अभी थोड़े दिन पहले एक साथ हुआ था। तो मेरी किट के एडवर्टीजमेंट में, D3 किट के एडवर्टीजमेंट में किसी ने उसमें पूछा था कि सर ये जो किट है ये क्या बोलते हैं उसको, डाइल्यूशन है या डेसिमल है? तो अब एक्चुअली आप बताइए इसमें क्या क्या उसको जवाब दिया जाए उन महाशय को। डाइल्यूशन क्या है, डेसिमल क्या है? डेसिमल स्केल है, और डाइल्यूशन बिल्कुल अलग है। डाइल्यूशन किसी चीज को डाइल्यूट करना है, और डेसिमल क्या है, डेसिमल स्केल है। फिर मैंने उनको पूछना था कि ये जो किट बनी है D3 की, वो किस स्केल की है, वो 19 की है या 147 की है, 100 की है? तो ये ऐसे ऐसे वैज्ञानिक साइंटिस्ट जब तक बैठे रहेंगे तब तक दिक्कत होती रहेगी। ठीक है, बिना साइंस को समझे, बिना साइंस को पढ़े ये चीजें क्लियर होना बहुत बहुत मुश्किल है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि भाई हम स्ट्रोक नहीं देते, हम केवल डाइल्यूट चीजों को यूज करते हैं, तो ठीक है, उसका कोई विरोध नहीं करेगा, ना करना चाहिए। आपने चीजों को
डिस्टिल वाटर में, आपकी डिस्टिल वाटर से बनी हुई मेडिसिन है और डिस्टिल वाटर में आपने डिजोल्व करा दिया, पानी को पानी में मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, उसका अपना जो 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 उसका इफेक्ट है वो रहेगा ही। लेकिन यहाँ भी मैं मानता हूँ कि अगर D6 के बाद उसको हिला लिया जाए थोड़ा सा आपस में तो ज्यादा अच्छा रहता है। अदरवाइज केमिस्ट्री के हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम उसमें मुझे नजर आती है, लेकिन फिर भी उसका कोई विरोध नहीं है। डाइल्यूशन, केवल डाइल्यूशन पे काम किया जा सकता है। स्केल को कभी नहीं भूला जा सकता, बिना स्केल के काम नहीं किया जा सकता। स्केल हमेशा रहेगा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। पोटेंसी ठीक है, कुछ लोग मैंने बताया भी डिस्टिल वाटर में है, हम स्ट्रोक नहीं देंगे तो ठीक है, आपकी वो पोटेंसी नहीं बने। वैसे भी मोर डाइल्यूट इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ए हाई पोटेंसी, मतलब थोड़ा सा डाइल्यूट होने के बाद ही पोटेंटाइज सॉल्यूशन को मतलब जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा पोटेंटाइज होता है। हालांकि आप D4 में भी स्ट्रोक देंगे, D5 में भी दे, D6 में भी देंगे तो पोटेंसी तो वो है, क्योंकि आपने स्ट्रोक दे दिया उसको। लेकिन जितना हाइयर होता चला जाएगा उतनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल पावर जो है वो बढ़ती चली जाएगी। हालांकि अपना काम करने का तरीका है, वो सब मैं आपको बताऊंगा ही कि 30 का इफेक्ट क्या है, 200 का इफेक्ट, D10 तक तो नॉर्मल चीजें हैं। उसके बाद हम 30th का क्या इफेक्ट है, 200 का क्या इफेक्ट है, 1000 का क्या इफेक्ट है, वो सब चीज हमारे रेगुलर क्लास का पार्ट रहेगी। फिलहाल डिमोस्ट्रेशन वाली क्लासेस हमारी चल रही हैं, डेमो क्लासेस या बेसिक क्लास भी आप बोल सकते हैं। जो लोग क्लास में नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने पे नहीं किया है, उनके लिए डेमोस्ट्रेशन मान सकते हैं आप, और जिन्होंने पे कर दिया है उनके लिए बेसिक चल ही रहा है। तो ये हमारा डाइल्यूशन और पोटेंसी हुआ, ठीक है। और बहुत सिंपल सी ये चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। डाइल्यूशन डाइल्यूट करना, पोटेंसी पोटेंटाइज करना, डाइल्यूशन बनने के बाद ही पोटेंसी बनेगी, ये सब हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं स्केल की। स्केल, स्केल मतलब माप, कितनी मेडिसिन है, ठीक है, कितनी आपकी रेमेडी है, और उसके प्रोपोर्शनल कितना व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल में क्या हो सकता है वो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, मैं आपको बता नहीं पाया। डिस्टिल वाटर, जिसको DW बोलते हैं शॉर्ट में, एल्कोहल जिसको RS बोलते हैं शॉर्ट में, ग्लोब्यूल्स, और डिस्टिल वाटर और RS का मिक्सचर। ठीक है, ये सब एज ए व्हीकल हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यूज करते हैं। व्हीकल मतलब वो सब्सटेंस, वो सॉल्यूशन या सब्सटेंस जिसमें हम मेडिसिन को एक तरीके से आप बोले कि प्रिपेयर करके देते हैं ताकि पेशेंट उससे डायरेक्ट ले सके। और ये व्हीकल या बेस, ठीक है, ये सब जगह होता है। एलोपैथी में भी बेस बनता है, बेस में कोई मेडिसिन डाल के दी जाती है, इतने mg, इतने mg, इतने मिलीग्राम, ठीक है, ऐसा होता है वहां पे भी, या इतने ग्राम। तो वो वहां पे भी बेस डाल के दिया जाता है। तो सभी पैथी में जो है बेस की चीजें यूज करी जाती हैं। आयुर्वेद में भी कई बार ऐसी चीजें यूज करी जाती हैं जो बेस बनाई जाती हैं, ताकि जो मेन मेडिसिन है वो उसकी क्वांटिटी जितनी रखनी है वो उतनी ही जाए। उसमें कई बार जैसे देसी खांड हो गई, ठीक है, जैसे नारियल का जो पाउडर होता है, वो ऐसी बहुत सारे बेस जो है वहां भी दिए जाते हैं। खैर फिलहाल हम व्हीकल की इसमें बात करें तो ये हमारा व्हीकल हो गया। और कुछ प्योर डिस्टिल वाटर में भी यूज करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई RS का यूज नहीं करना चाहिए, ये जो है परमिसिबल नहीं है, लेकिन परमिसिबल एज ए मेडिसिनल तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। होम्योपैथी वाले 100% यूज करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को तो अभी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी काम करने की परमिशन है, तो काम करना है तो करना ही पड़ेगा। और कोई ऑफिसर किसी के पास आता है तो उसको समझाया जा सकता है कि भाई हमारे पास होम्योपैथी मेडिसिन नहीं है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी है, और ये इस बेस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, मैं वो अलग चीज हो गई, मैं इतना जरूर बता सकता हूँ केमिकल इफेक्ट से कि रेक्टिफाइड स्पिरिट या एथनॉल ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है बहुत आसानी से। इस वजह से मेडिसिन का जो रिजल्ट है वो फास्ट जरूर होता है, चाहे आप यूज करके देखें। रेक्टिफाइड बेसिस की मेडिसिन को जब 2-4 बूंदे जीप पे डाली जाती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फिजिशियन भी बोलते हैं कि डायरेक्ट जीप पे लेनी है ये दवाई, जल्दी काम करेगी। क्योंकि एक तो सबलिंगुअली आप ले रहे हैं उसे, ग्लैंड आपकी जीप के नीचे है, ग्लैंड से बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगी। दूसरा, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू जाएगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी। तो जो मेंटल डिसऑर्डर है वो बहुत अच्छे से क्योर होते हैं। हाँ, क्वांटिटी कितनी रखनी है वो अलग मैटर करता है, लेकिन ब्लड ब्रेन बैरियर जो दिमाग में, या जो दिमाग में ब्लड होता है उसमें
हार्मफुल चीजों को अंदर जाने से रोकता है, उसको क्रॉस करके ये अंदर जाएगा। हालांकि यही शराब भी है, दारू भी यही है, एथनॉल ही तो है। ये नुकसानदायक चीज को, इसलिए जो बोलते हैं कि वैसे मजाक में भी बोलते हैं कि भाई शराब दारू से दिमाग खराब होता है, तो ऐसे ही तो दिमाग खराब होता है। ब्लड ब्रेन को क्रॉस करके ये अंदर चली जाती है। तो इसलिए आरएस में बनी रेमेडी जब जाएगी, अब वो इतनी कम क्वांटिटी होती है, 10 बूंद 15 बूंद, उससे क्या कोई दिक्कत नहीं है। पूरा दिन में अगर कोई दिन में 4 बार भी ले रहा है तो भी मुश्किल से 1 ml 1.5 ml के आसपास रेमेडी उसके पास गई है। इतना रेक्टिफाइड स्पिरिट या इतना अल्कोहल तो नॉर्मल खाने की चीजों से भी चला ही जाता है। मतलब ये समझिए कि एक कफ सिरप भी, पहले बहुत सारे कफ सिरप में भी आता था, अभी भी आता है 10% या 7%, तो अभी भी अलाउड है फूड आर्टिकल जितने भी होते हैं। लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूँ कि आरएस जो है वो थोड़ा फास्टली तरीके से काम करता है। फिर कुछ लोग डिस्टिल वाटर और आरएस को मिक्स करके भी यूज करते हैं, और मैं भी ऐसे ही यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 450 ml डिस्टिल वाटर की बोतल में लगभग 420 ml के आसपास में डिस्टिल वाटर लेता हूँ, और 30 ml उसी में, 20 to 30 ml आरएस उसी में मिला के मैं 10-12 बार शेक करके उसको रख देता हूँ। ये मेरा बेस बन जाता है, जिसमें फिर मैं आगे अपने मेडिसिन प्रिपेयर करके देता हूँ पेशेंट को। तो ये सबसे बेस्ट तरीका, अभी आप इसको यूज कर सकते हैं। आरएस भी बहुत कम है, आप चाहे तो केवल 10% भी यूज कर सकते हैं। और हालांकि ये चीजें भी बहुत सारी कि भी आरएस डिस्टिल वाटर ये कैसे मिक्स होंगे केमिकली। ठीक है कि आरएस के या रेक्टिफाइड स्पिरिट के या अल्कोहल के जो मोलिक्यूलर हैं वो वाटर के मोलिक्यूल से छोटे होते हैं, मैंने लिखा भी है यहाँ से। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिजोल्व नहीं करते हैं, ये एक दूसरे में डिजोल्व होते हैं। ऐसा आप चाहे पढ़ भी लेना केमिस्ट्री की बुक में, आपको मिलेगा कि ये डिजोल्व होते हैं, 100% डिजोल्व होते हैं, एक दूसरे को डिस्कार्ड नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, तो ये हमारा व्हीकल हो गया। व्हीकल के बाद डाइल्यूशन क्या है, उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करने के बाद फिर हम उसको डाउनवर्ड स्ट्रोक दे रहे हैं या शेक कर रहे हैं। ठीक है, सकसन इसको बोलते हैं वैसे तो ये। फिर वही बोलेंगे कि भाई ये होम्योपैथी बुक में यूज हुआ हुआ वर्ड है, हाँ ठीक है, लेकिन ये वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का है, होम्योपैथी का वर्ड तो है ही नहीं। उन्होंने यूज किया वो अलग चीज है, लेकिन उठाया तो कहीं से है ना, वैसे ही हमने उठा लिया वहां से। तो केमिस्ट्री की बुक से कोई चीज हमने पिक की और हमने यूज कर ली, तो वो अ, हमारे तरीके से यूज हो रही है। क्या छोड़िए, हम उससे बिल्कुल अलग ही चल रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन प्रिपेयर करने का तरीका भी अलग है। ये डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन में भी, क्योंकि जो डाइल्यूशन है वो भी आप देखेंगे तो ठीक है कि हो सकते हैं। मैटी जी ने भी तो कोई स्केल यूज किया था ना, उस स्केल की भी हम बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं निकल के आएगा, अभी मैं बताऊंगा। तो डाइल्यूशन वही होगा कि भी रेमेडी और व्हीकल का क्या आपस में जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, वो क्या रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करें तो कई सारी चीजें जो हैं वो ट्रेंड में है या जो चल रही हैं अभी। जैसे कुछ लोग 19 हो गया, ठीक है, 19 के बाद 147, 149, वैसे एक्चुअली यही था, ये 149, 199। कुछ लोग बोलेंगे हमने तो यूज नहीं करते, लेकिन एक्चुअली आप यूज करते हैं इनको। जब अगर आप अ, ये है होम्योपैथी में भी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी कहीं ना कहीं लोग इन्हीं को यूज कर रहे हैं। और ये डेसिमल स्केल है, ठीक है। ये दोनों की मैं बात करूँ, ये मैटी स्केल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो सीधी सी बात है, सीधा मैटी जी ने किसी को नहीं बताया, इसलिए मैं इसको भी छोड़ ही दे रहा हूँ। लेकिन ये जो है हाफ सेंटीसीमल स्केल है। स्पेलिंग का ध्यान रखना, आप लोग इधर उधर हो सकती है। और ये सेंटीसीमल स्केल है। ये सेंटीसीमल स्केल है। और इन दोनों को हालांकि अ, एक ही सीरीज में रखा गया है, जैसे इसको मिलीसीमल, चलो खैर जो भी होगा, और इसको 50 मिलीसीमल, 50 मिलीसीमल स्केल, 50,000, ठीक है, 1,000।
सेंटीसिमल मतलब 100, हाफ सेंटीसिमल मतलब 100 का आधा, 50। और ये भी वही है, शायद मैटी जी ने 149 के रेशो को ही देखा समझा होगा, उन्हें कुछ अच्छा बुरा लगा होगा तो उन्होंने इसको थोड़ा चेंज किया, या ऐसा लगा होगा कि नकल ना हो जाए तो उन्होंने उसको यूज किया, क्योंकि डाइल्यूट करने की रिक्वायरमेंट तो उन्हें पड़ी है। कुछ लोग बोलेंगे कि वो तो ग्लास थेरेपी यूज करते थे, एक ग्लास में कुछ ग्लोब्यूल घोल के, फिर दूसरे ग्लास में, फिर तीसरे ग्लास में, तो एक्चुअली तो वो भी डाइल्यूशन ही हुए ना। एक ग्लास में कुछ व्हीकल लेके उनको डाइल्यूट किया, फिर उससे कुछ पोर्शन लेके दूसरे में डाला, डाइल्यूट किया, फिर तीसरे में डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूशन तो है। अब एक्चुअल थ्योरी सामने आ जाती मैटी जी की, तो वो चीजें कुछ और थी। अब वहाँ अलग अलग लोगों के तरीके से, मैटी जी के भतीजे या जो भी थे उनके बेटे, उसके थ्रू अलग थ्योरी सामने आई है। ठीक है, और थीडो क्रॉस के थ्रू अलग थ्योरी सामने आई है। कोई इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी बोलता है, कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी बोलता है, तो वो सब चीजें बहुत व्यवहारिक भी नजर नहीं आती है, कंफ्यूजन भी है। अगर हम फिर सीधी सा रास्ता है कि भाई साइंस का रास्ता पकड़ लिया जाए और उससे चीजें क्लियर हो जाती है, तो ये साइंस वाला रास्ता ही है कि भाई इनके नाम है, अलग अलग लोगों ने इनको बनाया है। जैसे ये डॉक्टर हेरिंग थे और डॉक्टर हैनमैन के बाद ये बना है। ये डेसिमल स्केल है, और सेंटीसिमल स्केल खुद जो है डॉक्टर हैनमैन ने इसको यूज किया था। इन सबको डिनोट करने का तरीका भी अलग है, जैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इसको डी से डिनोट करते हैं, होम्योपैथी में इसको एक्स से डिनोट करते हैं, हालांकि कुछ कंपनी डी से भी करती है, रेकवेग वगैरह। ठीक है, 149 है, इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज है नहीं, और ना इसको वो यूज करते हैं। इसको सी से करते हैं, ठीक है, इसको एम से करते हैं, इसको एल एम से करते हैं। हालांकि इसमें भी 1000 के बाद एम ही आ जाता है, लेकिन एक्चुअली अगर देखो तो वो यही बैठता है। ठीक है ना, 1000 सी को आप करेंगे तो सीधा सा ये यही निकल के आएगा। तो इस तरीके से इनको हम डिनोट करते हैं सेंटीसिमल में। और हम देखेंगे कि इनको हम यूज भी करते हैं, जाने अनजाने हम यूज भी करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको समझाऊं। जैसे अभी मैंने लिखा था, ड्रॉप वाइज तरीके से जब हम यूज करते हैं। 5 मिनट है, चलो देखता हूँ मैं कितनी चीजें हो पाएंगी। जैसे जब 100 ml डिस्टिल वाटर में या जो भी व्हीकल है उसमें ऐड करने के लिए बोला जाता है 2 ड्रॉप। हाँ, 2 ड्रॉप। हालांकि ये पूरा कैलकुलेशन है, इसको मैं बताऊंगा अगली क्लास में, बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकली। लेकिन जब 100 ml में हम टू टू ड्रॉप यूज करते हैं तो ये स्केल बनता है ये वाला, 1999 वाला। और जब हम 100 ml में 20 ड्रॉप यूज करते हैं तो ये स्केल बनता है 199 वाला। ये कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। अभी आज एक्चुअली मुझे कहीं जाना है तो मैं थोड़ा छोटी क्लास ले रहा हूँ। इसके अलावा 30 ml में भी है। जब हम 30 ml में 30 ml डिस्टिल वाटर में हम यूज करते हैं लगभग 199 के लिए 6 ड्रॉप, 6 ड्रॉप, लगभग छः ड्रॉप, तो ये बनता है 199 का रेशियो। और जब हम 30 ml में 50 से 60, कुछ 50 बोलते हैं कुछ 60 बोलते हैं, 50 से 60 ड्रॉप यूज करते हैं, तो ये सीधा 19 का बना। 19 के रेशो से आपने डाइल्यूट किया इसको। इसके अलावा जब हम इसमें 149 का भी आता है एक। हाँ, जब 30 ml में हम 12 ड्रॉप यूज करते हैं तो इसका रेशियो बैठता है एग्जैक्ट 149 का। यहाँ पे हमने डिस्टिल वाटर के तरीके से लिया है, तो लगभग 20 21 22 20 21 ड्रॉप का, कहीं 20 ड्रॉप 21 ड्रॉप के आसपास 1 ml होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कैलकुलेशन सारी बैठाई है, इसको मैं बताऊंगा आपको। तो ये अब आप देखें, हम अलग अलग चीजें तरीके से यूज करते हैं। 100 ml में 1 ड्रॉप डालोगे
तो वो आप देखोगे वो अलग ही तरीके का डायल्यूशन बनेगा, वो रजिस्टर्ड है ही नहीं कहीं, देखा वो है नहीं कहीं। तो ये जब हम करते हैं, ये तो ये सब चीजें तो देखे हुए हैं, हम समझ रहे हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं पढ़े भी हैं अलग अलग बुक में, होम्योपैथी में या कहीं भी। कुछ ऐसे भी बनेगा जो नहीं पढ़े हैं। तो सीरियल डाइल्यूशन जो 1 बाय 1 करके बने हैं और ड्रॉप वाइड में बहुत डिफरेंस आता है, बहुत डिफरेंस आता है। रिजल्ट है, रिजल्ट सभी के हैं। अब आपको मैं बताऊं, 2.5 लीटर में जब आप एक ड्रॉप मेडिसिन की डालेंगे, तो ये समझो 50-50 हजार लगभग इस स्केल का बनता है। और 1 लीटर में भी हम कर सकते हैं। मान लो 1 लीटर वाला देखें, तो 1 लीटर में भी हम चेक कर सकते हैं 1 लीटर में कितना होगा, वो मैं बताऊंगा आपको कैलकुलेशन करके उसी टाइम सारी चीजें। तो 1 लीटर में भी स्केल एक एक ड्रॉप का जब निकलेगा, हाँ है मेरे पास शायद, 1000 ml, मतलब 1 लीटर। 1 लीटर में जब 1 ड्रॉप डालते हैं, और बहुत सारी मेडिसिन इस तरीके से काम करती हैं, बहुत बड़ा काम करती हैं। और तो ये डाइल्यूशन बनता है, ये जो स्केल बनता है वो बनता है 10,000 वाला, 1/10,000, यानी कि 1:9,999, 9,999, ये स्केल बनता है। 1 लीटर में एक ड्रॉप डाल के इस मेडिसिन को लीजिए, ये कम हो जाएगा। 1 लीटर में एक ड्रॉप डाल के ये मेडिसिन लीजिए, दर्द बंद हो जाएगा। 1 लीटर में एक ड्रॉप डाल के ये मेडिसिन लीजिए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। 1 लीटर में एक ड्रॉप डाल के ये मेडिसिन लीजिए, पेट दर्द ठीक हो जाएगा। 1 लीटर में एक ड्रॉप डाल के ये मेडिसिन लीजिए, किडनी स्टोन के पेन में रिलीफ मिलेगा। ये सब ये है। आप देखिए, 1,000 ml में जब एक ड्रॉप डालते हैं, तो साइंटिफिकली, केमिस्ट्री के हिसाब से, बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से वो स्केल बैठता है 1,000, सॉरी 9,999, यानी कि 1/10,000, 1/10,000 फ्रैक्शनली में अगर हम देखें तो। अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, अभी हम इतना ही रखेंगे आज, और बाकी आगे इसको बढ़ेंगे इसी हिसाब से ही। हाँ, ड्रॉप D3 से, क्रूड से कैसे भी डालेंगे वो मैं बताऊंगा आपको आगे ना। और बहुत सारी चीज है इसमें, बहुत बारीक साइंस है ये जो हमें समझनी है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। तो अभी इतना ही है, बाकी वीडियो दोबारा रिपीट करके देखना जब मैं अपलोड कर दूंगा।